2020 में केविन फीगे ने वादा किया था कि फिल्में एक जैसी नहीं होंगी। कॉमेडियों के अलावा मार्वल अन्य फिल्म शैलियों का भी परीक्षण करेगा। और सच में झूठ नहीं बोला बेवकूफ। 2 साल से सिनेमाए ब्रह्मांड लगातार आपदा फिल्मों के जॉनर में अपनी किस्मत आजमा रहा है। सच है वो नहीं जहां चांद धरती पर गिरता है और वहां जेराल्ड वॉटलर होता है, बल्कि बस ऐसी आपदाएं जैसे क्वांटुमानिया और कैप्टन मार्वल 2। दोनों प्रोजेक्ट्स की आलोचना हुई है। दोनों लगता है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होंगे और दोनों को मार्वल के स्तर की लेखों की बौछार मिलेगी, जो अब कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्या यह सच है? जैक स्नाइडर आपको झूठ नहीं बोलने देंगे कि आपको आलोचकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए चलो पहले बिना स्पॉइलर के समझते हैं और फिर चेतावनी के बाद उनके साथ, क्योंकि कैप्टन मार्वल 2 में क्रेडिट के बाद का दृश्य धमाकेदार है। उस पर बाद में, लेकिन अभी 3 मुख्य बातें। पहली बात यह है कि क्वांटुमानिया या राग्नारोक से कैप्टन मार्वल 2 में कोई खास अंतर नहीं है। यह शैली की सभी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ बिल्कुल वैसी ही कॉमेडी है। दूसरा तथ्य पहले से निकलता है और इसे बिल्कुल भी खराब मार्वल फिल्म नहीं कहा जा सकता। यह चौथे चरण की एक सामान्य कॉमेडी है जिसमें ईस्टर एग्स हैं। और आखिरी बात यह है कि कैप्टन मार्वल 2 वह आखिरी फिल्म है जो ब्रह्मांड के रीबूट से पहले बनाई गई थी, इसलिए इसकी मांग बहुत कम है। फिल्मों के ब्रह्मांड की कहानी फिनाले के बाद 2 चरणों में बंटी हुई है। पहली बात यह है कि केविन फीगे का दर्शकों को निम्न गुणवत्ता की एक जैसी सामग्री से भरना एक बहुत अच्छा विचार नहीं था। महिला हल्क, साधारण फिल्में और सीरियल्स ने एंटमैन 3 की महाकाय असफलता की ओर ले गए, जिसके बाद डिज्नी के प्रमुख बॉब चापेक को निकाल दिया गया और उनके स्थान पर आए बॉब आइगर ने सिनेमाए ब्रह्मांड का एक नरम रिब्यूट की घोषणा की। डेडपुल 3 अब मांस से भर गया है, इको को 18+ में बदल दिया गया है, ब्लेड के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखने भेजा गया है और कंटेंट की गुणवत्ता पर फिर से काम किया जा रहा है। बस कैप्टन मार्वल 2 को बहुत जल्दी फिल्माया गया था ताकि कोई भी बदलाव कर सके। इसलिए यह फिल्म पहले के मार्वल से संबंधित है, जिसमें सीक्रेट इन्वेजन और फाल्कन आई है। और एक तरफ इससे उच्च गुणवत्ता की उम्मीद करना शुरू में सही नहीं था, और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल 2 में डाले गए संकेतों, ईस्टर एग्स और भविष्य के संकेतों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह सब पीछे की पृष्ठभूमि में पहले से ही रिब्यूट और फिर से तैयार किया गया है। तो मार्वल एक ऐसा फिल्म है जहां केविन फीगे स्पष्ट रूप से नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसे अभिनेता की हड़ताल के बीच में रिलीज किया गया ताकि बाद में बॉक्स ऑफिस की असफलता का ठीकरा प्रचार की कमी पर फोड़ा जा सके। इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए चलिए फिल्म पर चलते हैं। इसे सीक्रेट इन्वेजन सीरीज का सीक्वल के रूप में पेश किया गया और ये दोस्तों बकवास है। निक फ्यूरी पर आधारित सीरियल को फिल्म से पहले देखना जरूरी नहीं है। इसे तो बेहतर है भूल जाना, क्योंकि कैप्टन मार्वल 2 में सीरियल के सभी महाकाव्य घटनाओं को एक ही वाक्य में खत्म कर दिया गया है। और वास्तव में यह फिल्म मिस मार्वल और वांडा विजन सीरियलों के लिए एक सच्चा सीक्वल है। तो और कम से कम कैप्टन मार्वल के पहले भाग के लिए यह शायद इस प्रोजेक्ट का पहला स्पष्ट फायदा है। ब्री लार्सन इसमें सबसे अच्छे हालात में दूसरे रोल में है, बस इसलिए क्योंकि 5 सालों में ब्रह्मांड में ब्री कभी भी कोई महत्वपूर्ण पात्र नहीं बन पाई, मुख्य रूप से लेखकों के कारण, जिन्होंने उसे सोलो फिल्म के बाद पृथ्वी से हटा दिया और फिर वापस नहीं लाए। इन सभी वर्षों में केविन फीगे शक्तिशाली कैप्टन मार्वल के पृथ्वी की मदद न करने के लिए बहाने खोजने में व्यस्त रहे, और अचानक ये सामने आया कि जब खुद स्टूडियो ही हीरो को दूसरे प्लान में धकेलता है तो वह वहीं रह जाएगा और उसकी फिल्म अपनी बारी में मुख्य हीरो के बिना रह जाएगी। मार्वल और यह मुख्य रूप से कमाला खान की कहानी है और कम मात्रा में मोनिका राम्बो की। और कैरोल डेनवर्स वही महत्वपूर्ण मुर्गी की भूमिका में है, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि समझ नहीं आता कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। यह हमारे लिए कॉमिक्स के प्रशंसकों के रूप में बहुत दुखद है। तो मार्वल का पहला और सबसे बड़ा फायदा इसकी ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा फिल्म है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि इसमें सब कुछ काट दिया गया है, बल्कि इसलिए कि 0 सेकंड से लेकर अंतिम क्रेडिट तक एक्शन चलता रहता है। देखते समय सोना बिल्कुल भी नहीं होगा और कम से कम एक बार कैप्टन मार्वल 2 देखने से किसी को भी सिरदर्द नहीं होगा। सब कुछ बहुत तेज चमकीला है और कभी कभी तो मजेदार भी। सच है, और स्पेनिश शर्म भी है। हम हास्य को न तो कमी कह सकते हैं, न ही फायदे। ये तो आखिरकार स्वाद की बात है। लेकिन हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कैप्टन मार्वल 2 केविन फीगे की नीति की विफलता का स्पष्ट प्रदर्शन है। एक समय पर वह रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 3 अंकों की रकम देने से थक गया और उसने तय किया कि मार्वल सबसे पहले एक फॉर्मूला और पैटर्न है और फिर अभिनेता। शैली के हिसाब से कैप्टन मार्वल 2 वही थॉर रग्नारोक है। बस ये पता चला कि बिना उन करिश्माई अभिनेताओं के, जिनके हम सभी आदी हो चुके हैं, यह योजना काम नहीं करती। अगर ब्री लार्सन की जगह रॉबर्ट डाउनी जूनियर होते तो शायद फिल्म सफल होती, लेकिन यह फिल्म आधी अधूरी रह गई। कुछ लोगों को यह पसंद आएगी, जबकि कुछ कहेंगे कि मजाक बहुत हैं और वे मजेदार नहीं हैं। एक और पहलू इस प्रोजेक्ट का एक साथ सकारात्मक और नकारात्मक है। जैसा कि हमने ट्रेलर के विश्लेषण में बताया, खुद कैप्टन मार्वल अपने ही फिल्म में वास्तव में एक खलनायक है। कैरोल ने सचमुच पूरी क्री नस्ल का नरसंहार कर दिया, बस इसलिए क्योंकि उसकी पहली फिल्म में कटसर क्रैप के साथ चीजें ठीक नहीं हुई।
और ऐसा लगता है कि खलनायिका के लिए शानदार प्रेरणा मिली है। ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारे सामने एक मार्वल फिल्म है जहां सुपर हीरो बुरा है और खलनायक को समझा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखकों ने इस पल को जितना हो सके उतना बेतुका बना दिया। ठीक है कैरोल, 30 सालों तक आम नागरिकों का सामूहिक नरसंहार, क्रिस किसके साथ नहीं होता, ये तो जीवन की बात है। फिल्म में ये लगभग ऐसा ही सुनाई देता है। तो खलनायिका अंत में एक चुप्पी का आतंक है जो एक बार के उपयोग और बेकारपन की बेहतरीन परंपराओं में प्रस्तुत की गई है। जब मैं देखता हूँ कि यह टॉम हिडलस्टन की पत्नी है तो मुझे मार्वल के अंदर गिगा कुमोवस्टव की बातें याद आती हैं, क्योंकि न तो अभिनेत्री और न ही उसके लेखकों ने इसे 10 में से 1 भी अंक दिया। ये तो थॉर 2 के उस एल्फ से भी ज्यादा औसत है जिसका नाम कोई नहीं जानता। कैप्टन मार्वल 2 इस कमी को आखिरकार बाकी काइनोवर्स के साथ मजबूत संबंध से पूरा करता है। ये महसूस होता है कि नायकों का जीवन एक वैक्यूम में नहीं है बल्कि अन्य नायकों के बीच है। फिल्मों और सीरियलों की घटनाएं उल्लेखित होती हैं और एक भूमिका निभाती है। अन्य अभिनेता कैमियो में आते हैं और एक पुरानी अच्छी आपसी संबंध की भावना होती है। इसकी काइनोवर्स की स्पष्ट कमी है और वर्तमान मार्वल की सामान्य गुणवत्ता में एकमात्र समस्या यह है कि जब गुप्त आक्रमण में स्क्रूल की एक सास बहू की कहानी दिखाई जाती है जिसमें रहने के लिए कोई जगह नहीं है और अगले फिल्म में पता चलता है कि उनके पास एक ग्रह है, तो यह बहुत अच्छा नहीं है। कैप्टन मार्वल 2, जैसा कि पहले कहा गया, और निक फ्यूरी की सीरीज ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और समझ नहीं आता कि यह जानबूझकर किया गया है या मार्वल बस इस तरह से एक असफल प्रोजेक्ट को कैनन से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। इस बिना स्पॉइलर वाले हिस्से पर हम यहीं खत्म करते हैं और क्रेडिट के बाद के दृश्यों पर चलते हैं। हम आपको 2 और सेकंड दे रहे हैं ताकि आप डिस्कनेक्ट हो सकें, क्योंकि अब हम युवा एवेंजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यही उनका टीजर कैप्टन मार्वल 2 की छोटी है। कमला खान अंत में केट बिशप के पास जाती है और सभी युवा सुपर हीरो के बारे में जानकारी साझा करती है। ये स्पष्ट है कि यह टीम बनाने के उद्देश्य से है जिसे युवा एवेंजर्स बनना है, यानी उन्हें बनना चाहिए था। जैसा कि पहले कहा गया, यह फिल्म पहले से ही रीसेट की गई मार्वल का हिस्सा है। हाँ, अपने समय में केविन फीगे ने युवा एवेंजर्स पर एक फिल्म बनाने की इच्छा जताई थी, फिर इसे डिज्नी प्लस पर एक सीरीज में बदल दिया गया और फिर पूरी तरह से इससे मुंह मोड़ लिया गया। अब युवा एवेंजर्स के विकास की स्थिति के बारे में केवल भगवान ही जानता है। एक राय है कि नए डिज्नी के प्रमुख बॉब आइगर इस विचार को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि कमला खान के साथ सभी प्रोजेक्ट दर्शकों के बीच असफल रहे हैं और केट बिशप भी ज्यादा दूर नहीं गई, इसलिए इसे ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। ये दृश्य उस युग की विरासत है जब केविन फीगे ने महिला हल्क की ग्राफिक्स बनाने का काम छात्रों को सौंपा था। क्रेडिट के बाद के दृश्य में जानवर का आना, जो 1 महीने पहले लीक हुआ था, थोड़ा मजेदार है। संक्षेप में, फिल्म के अंत में मार्वल के 3 कप्तान वास्तविकता में एक दरार को भरते हैं और ऐसा हुआ कि मोनिका राम्बो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ये दूसरी तरफ म्यूटेंट्स की दुनिया है। सच है, लेकिन किस प्रकार के, यह कहना संभव नहीं है। मोनिका उस जानवर से मिलती है जिसे केल्सी ग्रामर ने निभाया है। उन्होंने मूल एक्समैन ट्रिलॉजी में एक पात्र की भूमिका निभाई थी जो शुरुआत के 90 में थी। बस वहां व्यावहारिक प्रभावों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि कैप्टन मार्वल 2 में जानवर सीधे कहें तो थोड़ा खराब दिखता है और ये 1992 के एनिमेटेड फिल्म से अपने आप की एक संस्करण की तरह दिखता है। ये देखते हुए कि मार्वल जल्द ही इस एनिमेटेड सीरीज का अगला भाग रिलीज करने वाला है, ये संभव है कि मोनिका राम्बो वास्तव में इसी ब्रह्मांड में पहुंच गई हो, लेकिन केल्सी ग्रामर का फैक्टर भी नकारा नहीं जा सकता। तो शायद क्रेडिट के बाद के दृश्य की घटनाएं वास्तव में एक्समैन की उसी मूल दुनिया में हो रही हैं और अंत में प्रयोगशाला भी बहुत मिलती जुलती है। ये दृश्य वास्तव में क्या मतलब रखता है? तो फिर से ये मार्वल के रिब्यूट से पहले की बात है। इस संस्करण ने कथानक के केंद्र में सू वेई की इनकर्शंस को रखने की कोशिश की, जो विश्वों की टकराहटें हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखी थी। योजना थी कि हम ऐसी इनकर्शंस को और अधिक देखेंगे और फिर इसका चरम बिंदु होगा कांग की वंशावली, मल्टीवर्स की युद्ध और गुप्त युद्ध। तो वास्तव में यही एक इनकर्शन है जो कैप्टन मार्वल 2 में हुई। फिल्मी ब्रह्मांड को फॉक्स की दुनिया से जोड़ा गया, चाहे जानबूझकर हो या नहीं। ये पल डेडपुल 3 के लिए एक टीजर बन गया। वेड विल्सन अपनी सोलो फिल्म में फॉक्स की ब्रह्मांड को खत्म करेगा, फिर किसी तरह मुख्य मार्वल फिल्मी ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा। कैप्टन मार्वल 2 के क्रेडिट के बाद का दृश्य दिखाता है कि यह कैसे किया जा सकता है और दर्शकों को फॉक्स की दुनिया की याद दिलाता है। यह पहली बार हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज में पहले ही प्रोफेसर एक्स था, लेकिन वहां बात इल्यूमिनेट्स की थी और यहाँ पूरी तरह से आधिकारिक एक्समैन का बेस है। जानवर एक पुराने अभिनेता द्वारा निभाया गया है और संदर्भों का पूरा बंडल है। दुर्भाग्य से मार्वल बहुत कमजोर स्थिति में है कि दर्शकों में इस बारे में सिद्धांत बनाने की इच्छा नहीं है।